ट्रेवल ऑफ हिस्ट्री के चौथे वीडियो में हम आपको सिंध सभ्यता के अवशेष नगरों से परिचित कराएंगे। पहले के तीसरे वीडियो में आपने सिंध सभ्यता और पाषाण काल के बारे में जाना था। उसमें आपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर के विन्यास और उनके साक्ष्यों के बारे में परिचित हुए थे। इस वीडियो में सिंध सभ्यता के कुछ ऐसे नगर हैं जिनका कि इतिहास की पुस्तकों में बहुत संक्षिप्त उदाहरण दिया गया है। इसमें आपको लोथल, कालीबंगा और धौलावीर से परिचित कराएंगे। इन नगरों के साक्ष्यों के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि सिंध सभ्यता केवल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि वहाँ से अपने मूल स्थान हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से 1000 किलोमीटर की दूरी तक ये सभ्यता किन किन क्षेत्रों में फैली रही है। तो आज आपको ले चलते हैं सिंध सभ्यता के अवशेष नगरों की तरफ। सिंध सभ्यता के पहले वीडियो में हमने आपको सिंध सभ्यता, पाषाण काल और मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में बताया था। सिंध सभ्यता का जो अगला नगर है जहाँ पर हमको पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं वो है कालीबंगा। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ। तो पहले हम आपको ले चलते हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो स्थान है वो राजस्थान प्रांत के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर मिला है। सन 1961 में बीएल लाल ने इसकी खोज की थी। और बीएल लाल के साथ में डी.के. थापर और ए.एन. घोष ने भी इस सभ्यता के खोज में अपना योगदान दिया था। इस कालीबंगा सभ्यता को जो है सिंध सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। पहले आपने जाना होगा कि सिंध सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। लेकिन कालीबंगा में जो अवशेष पाए गए हैं उसके आधार पर इसे सिंध सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। कालीबंगा में जो हमको विशेष साक्ष्य मिले हैं वो ऐसे हैं जो अन्य सिंध सभ्यता के साक्ष्यों में नहीं पाए गए हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में नहीं पाए गए हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़ा साक्ष्य मिला है वो है खेती का। खेती का जो यहाँ साक्ष्य मिला है उसमें हमको जुते हुए खेत मिले हैं और उन खेतों की जो खासियत है कि उसमें आड़ी और तिरछी जुताई हुई है। आड़ी तिरछी जुताई का मतलब है कि खेत में जो हर्राई बनी है जुताई की वो पूरब से पश्चिम की ओर है और विशेष बात है कि उसमें हर्राई उत्तर से दक्षिण की भी तरफ गई है। जो पूरब से पश्चिम की हर्राई है उसमें दोनों हर्राई हर एक दूसरे हर्राई के बीच की जो दूरी है वो 330 सेंटीमीटर है और जो उत्तर से दक्षिण के बीच की हर्राई है वो आपस में उनकी दूरियां 190 सेंटीमीटर रखी गई हैं। तो आप देखते हैं कि पूरब से पश्चिम के बीच की जो हर्राई है उसमें 30 सेंटीमीटर की आपस में दूरी है, लेकिन जो उत्तर से दक्षिण है उसमें आपस की दूरी लगभग 190 सेंटीमीटर की रखी गई है। इसमें सबसे बड़ी बात जो कालीबंगा में है वो ये दिखा रही है कि उस समय जो खेती होती थी, जुताई होती थी, वो जालीदार विधि से होती थी।
जालीदार विधि से जुताई होती थी। ये जुताई की विधि आज भी हमारे भारत में राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती है। इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल करके आई थी वो ये थी कि दो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण के बीच में हराई तो थी ही, लेकिन एक ही सीजन में एक ही खेत में दो प्रकार की फसलें बोई जाती थी। जो कम दूरी की हराई थी इसमें चना की फसल बोई जाती थी। तो आप ये मानिए कि जो पूर्व से पश्चिम के बीच में हराई में जो फसल बोई जाती थी वो चना की फसल थी, और जो उत्तर से दक्षिण के बीच की हराई थी इसमें सरसों की फसल बोई जाती थी। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि कालीबंगा जो स्थान है और सिंधु सभ्यता का जो स्थान वो लगभग आज से हमारे लगभग 4000 वर्ष पूर्व के आसपास का रहा है। उस समय आज की टेक्नोलॉजी विद्यमान थी। जालीदार जुताई से आज भी खेती होती है, उस समय भी खेती होती थी। हराई की आपस में जो दूरियां हैं वो आप देखिए कि 190 सेंटीमीटर की उत्तर से दक्षिण में रखी गई हैं, जिसमें सरसों की फसल बोई जाती थी, और पूर्व से पश्चिम के बीच की आपस में हराइयों की दूरी 30 सेंटीमीटर है, जिसमें कि चना की फसल बोई जाती थी। तो ये कालीबंगा में जो कृषि का वो पाया गया है, साक्ष्य पाया गया है, ये अपने एक उत्कृष्ट कृषि विधि का उदाहरण है। विशेष बात ये रही कि उस समय के लोग ये जानते थे कि एक खेत में एक साथ दो फसल उगा सकते हैं। कालीबंगा में हमें जो दूसरा साक्ष्य मिला है वो ये है कि यहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। इस जगह पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपके जो प्रश्न पत्र में या विभिन्न कंपटीशन में जो प्रश्न आता है ये होता है कि घोड़े की अस्थियां कहाँ मिली हैं। तो घोड़े की अगर अस्थियां मिली के बारे में हमको प्रश्न का जवाब देना है तो वो सुरकोटदा में हम आपको बताएंगे कि वहाँ पर मिली है। फिलहाल यहाँ पर घोड़े की जो अवशेष मिले हैं वो कालीबंगा के सभ्यता में पाए गए हैं, कालीबंगा के स्थान पर पाए गए हैं, लेकिन वो घोड़े की अस्थियां नहीं, उनके कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि हाँ उस समय घोड़ा पालन किया जाता था। यहाँ पर जो तीसरी चीज मिली है वो ये है कि हवन कुंड मिला है, और हवन कुंड में कच्ची ईंटे का प्रयोग हुआ है। कालीबंगा में हमें कुछ मोहरें मिली हैं जो कि मोहरें बेलनाकार हैं, और इन बेलनाकार मोहरों का जब अवलोकन किया गया तो ये पाया गया कि ये मेसोपोटामिया की मोहरें थी। तो यहाँ पर मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें भी पाई गई हैं। लेकिन कालीबंगा में एक ऐसी विशेष चीज पाई गई है जिसने कि हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य में एक नई सनसनी पैदा किया, और वो साक्ष्य है कि यहाँ पर एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, जो कंकाल मिला है वो बच्चे का सिर का है, और उस सिर में एक छेद है। इस कंकाल ने ये बताया है कि उस समय भी भारत में या सिंधु सभ्यता में
शल्य चिकित्सा का प्रचलन था। बच्चे के सिर में जो छिद्र पाया गया है उसने ये दिखाया है कि उस समय भी शल्य चिकित्सा होता था, और वो शल्य चिकित्सा सर की तक की होती थी। मतलब इतने सेंसिटिव पार्ट की शल्य चिकित्सा कालीबंगा में पाई गई है, आज से 4000 साल पहले की। तो आप ये मान सकते हैं कि सिंधु सभ्यता उस समय कितनी विकसित सभ्यता थी, और कालीबंगा का उस सभ्यता में कितना विशेष स्थान रहा है। इसके बाद हम अगला जो इनका नगर मिला है वो है लोथल। लोथल नाम आते ही स्वाभाविक रूप से हमारे दिमाग में आ जाता है कि लोथल का बंदरगाह। तो यहाँ पर सबसे बड़ी विशेष चीज जो मिली है वो डॉकयार्ड है, अर्थात कि बंदरगाह। ये लोथल स्थान भारत के अहमदाबाद में है। सरगवल नामक एक गांव है, वहां पर ये पाया गया है। 1955 से 62 के बीच में इस स्थान की खुदाई S.R. राव ने अपने निर्देशन में कराई थी। तो लोथल जो है अहमदाबाद में है, सरगवल नामक स्थान पर है। 1955 से 62 तक इसकी खुदाई हुई थी, और S.R. राव ने इसकी खुदाई प्रारंभ कराई थी। यहाँ पर जो डॉकयार्ड मिला है, बंदरगाह मिला है, वो पक्की ईंटों का बना हुआ है। ये 214 फीट लंबा और 34 फीट चौड़ा है। पक्की ईंटों से बंदरगाह बना हुआ है। ये बंदरगाह में एक तरफ हमको घेरा मिला है, जिसमें कि उस घेरे से होकर के जहाज डॉकयार्ड के अंदर आते जाते थे। इसमें उत्तर की दीवार में हमें एक 12 फुट का चौड़ा प्रवेश द्वार मिला है। दक्षिणी जो इसकी दीवार है उसमें एक मीटर की चौड़ी नाली मिली है, जिससे ये प्रतीत होता है कि जो बाहर से अधिक पानी आता था उसमें अवशेष पानी को इस 1 मीटर चौड़ी नाली से बाहर निकाला जाता था। इस गोदीवाड़ा में एक और विशेष चीज मिली है, वो ये है कि इस गोदीवाड़ा से सटा हुआ एक गोदाम पाया गया है। गोदीवाड़ा और गोदाम के बीच में एक दुर्ग बना है, जिससे ये प्रतीत होता है कि गोदीवाड़ा और गोदाम पर निगरानी करने के लिए उस दुर्ग में लोग रहते थे। अर्थात उस दुर्ग से गोदीवाड़ा और गोदाम दोनों की निगरानी की जाती थी, जिसकी स्थिति ऐसी थी। गोदाम बीचों बीच था, एक तरफ गोदीवाड़ा था, डॉकयार्ड था, दूसरी तरफ गोदाम था, सॉरी बीच में दुर्ग था। दुर्ग से गोदीवाड़ा की भी निगरानी की जाती थी और गोदाम की भी निगरानी की जाती थी। यहाँ पर मिस्र और मेसोपोटामिया से व्यापारिक जहाज आते थे। जिससे ये सिद्ध होता है कि उस काल में सिंधु सभ्यता का मेसोपोटामिया और मिस्र से व्यापार होता था।
ये नगर मोहनजोदड़ो के साथ काफ़ी घनिष्ठ था, क्योंकि समुद्र मार्ग से ये मेसोपोटामिया के पास जाता था। और यहाँ पर जो अगला साक्ष्य मिला है वो ये है कि बाजरे की खेती का यहाँ पर प्रमाण मिला है। यहाँ पर बाजरे के कुछ बीज पाए गए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ पर बाजरे की खेती होती थी। लोथल में एक विशेष चीज मिली है जो कि आज हमारे गांवों में आज से 30 से 40 साल पहले पाई जाती थी। वो ये था कि 2 चक्की का पाट। तो लोथल में एक पत्थर की 2 चक्की का पाट मिला है, जिससे ये लगता है कि उस समय लोग अनाज को पीसने के लिए पत्थर के चक्की के पाटों का प्रयोग करते थे। उस पाट में एक विशेष चीज पाई गई है, वो है यह है कि उसमें एक छेद भी है। ऊपरी पाट में जो छेद पाया गया है उससे ये स्पष्ट होता है कि उस छेद से ही उन पाटों के बीच में अनाज डाला जाता था। तो ये यहाँ पर आटा पीसने के या किसी भी बीजों को या फसल को पीसने का जो साक्ष्य है, उसके रूप में 2 पाट भी मिले हैं। वृत्ताकार वो चक्की रही है। यहाँ पर लोथल में एक समाधान मिला है, अर्थात 100 मिला है। उस 100 में जो विशेष बात है, हालांकि कई सभ्यताओं में, कई नगरों में आपको कब्रिस्तान या 100 मिले हैं, लेकिन लोथल में जो 100 मिला है वो युगल 100 है, अर्थात वो जोड़े में 100 है। इससे ये प्रतीत होता है कि उस समय समाधान जोड़े में जो हुआ है, ये प्रतीत होता है कि वो साथ में सती प्रथा को दर्शाता है। तो जोड़े में यहाँ पर समाधान मिला है। तो लोथल नाम आते ही हमारे जो दिमाग में आता है कि यहाँ पर हमें केवल बंदरगाह या डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड तो मिला है, उसके अलावा अगर आप देखते हो तो डॉकयार्ड में आपको ये पता चला कि वहाँ पर डॉकयार्ड के अलावा एक दुर्ग और गोदाम था। दुर्ग से दोनों की निगरानी होती थी। जो डॉकयार्ड था उसमें पानी आने की और पानी निकलने की पर्याप्त व्यवस्था थी। यहाँ पर जोड़े में समाधान मिला है। बाजरा की खेती के प्रमाण हमें लोथा से मिले हैं। वृत्ताकार पत्थर की चक्की के पाट मिले हैं। इसी जगह पर हमें कुछ मिट्टी के पात्रों में लिपटे हुए चोकर और अनाज के कण भी मिले हैं। तो ये हमारे कालीबंगा और लोथल का वो पार्ट था जिसमें हमने जाना कि कालीबंगा और लोथल में हमको सिंधु सभ्यता से संबंधित क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अगला जो हमें स्थान यहाँ पर मिला है वो है सुरकोटदा। अभी हमने आपसे बताया था कि सुरकोटदा जो विशेष रूप से फेमस है और कंपटीशन में इसका जो महत्व है वो ये है कि यहाँ पर घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। अभी हमने आपको कालीबंगा में बताया था, लेकिन हमने वहाँ पर आपको बताया था कि घोड़े के अवशेष मिले हैं, लेकिन यहाँ पर घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। और ये कंपटीशन में प्रायः पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें सुरकोटदा केवल इसी के लिए फेमस है कि घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। ये स्थान गुजरात के पास कच्छ नामक स्थान के पास है। तो यहाँ पर घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य के साथ में एक विशेष
जो और मिला है वो है समाधान। लेकिन समाधान तो हमने अभी आपको बताया था कि कालीबंगा में, लोथल में भी मिला है, जो जुड़वा थे या युगल समाधान थे। लेकिन यहाँ पर जो समाधान मिला है वो अपने आप में एक नया है। उसमें हमको 100 के साथ में कलश मिला है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि उस समय 100 के साथ में कलश में कुछ उस व्यक्ति की आवश्यक सामग्रियाँ रखी जाती रही हैं। बाकी सुरकोटदा एक सुयोजित नगर था। यहाँ पर हमें फारस की मोहर मिली है। तो यहाँ पर हमें कलश समाधान और फारस की मोहरें मिली हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा फारस से भी व्यापार होता था। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं धौलावीर। धौलावीर सिंधु सभ्यता का एक ही बहुत महत्वपूर्ण नगर रहा है। सिंधु सभ्यता में हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को काफ़ी हद तक जानते हैं। कालीबंगा के बारे में भी बहुत पर्याप्त वो नहीं था, लेकिन हमने आपको बताया कि कालीबंगा में जो जो मिला है उससे हम उसको तीसरी राजधानी बोलते हैं सिंधु सभ्यता की। लेकिन धौलावीर की जो खोज हुई है वो सिंधु सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो नगर की खोज हुई थी उससे लगभग 60 से 70 साल बाद हुई है। और ये धौलावीर जो स्थान हमें मिला है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से काफ़ी विकसित स्थान रहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का नाम हमारे दिमाग में स्वाभाविक रूप से केवल इसलिए आ जाता है कि उसकी खोज सबसे पहले हुई थी, लेकिन धौलावीर की खोज उससे 70 साल पहले जरूर हुई। लेकिन धौलावीर सुव्यवस्थित मोहनजोदड़ो से भी विकसित नगर था, इसलिए धौलावीर का वो स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को हुआ, क्योंकि उसकी खोज पहले हुई थी। लेकिन उन दोनों से ज़्यादा ये विकसित नगर पाया गया है। धौलावीर जो स्थान है वो गुजरात के कच्छ के भचाऊ जिले में है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन, सर्वाधिक सुव्यवस्थित, खूबसूरत और एक बड़ा महानगर था, जो कि मोहनजोदड़ो से भी काफ़ी बड़ा था। तो ये सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा एवं खूबसूरत, सुव्यवस्थित, प्राचीनतम नगर था। इस नगर की खोज ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को भी काफी पीछे किया। इसकी खोज 1967 और 68 में जेपी जोशी ने किया था। 1967 और 68 में जेपी जोशी, और 1991, अब आप इसी से सोच लीजिए कि अभी केवल 30 साल पहले नगर मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा लगभग 100 साल पहले खोजे हुए नगर हैं। लेकिन जब ये मिला है तब ये स्पष्ट हुआ कि ये मोहनजोदड़ो से भी, मोहनजोदड़ो को हम उसके नगरीय संरचना के बारे में जानते हैं कि वहाँ पर समकोण पर रास्ते थे, नाली की व्यवस्था थी, काफ़ी और मकान जो थे वो दोनों में डिस्टेंस रहते थे, नाली निकासी पानी के लिए व्यवस्था थी। लेकिन इसकी जो नगर संरचना पाई गई है वो मोहनजोदड़ो से भी काफ़ी आगे पाई गई है और काफ़ी व्यवस्थित पाई गई है। तो इसकी 1990 और 91 में आर.एस. बिष्ट ने इसका विशेष उत्खनन कराया। आर.एस. बिष्ट ने, अभी तक मैंने आपसे बताया कि बहुत सुव्यवस्थित है, बड़ा खूबसूरत है, ऐसे है, लेकिन हमने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया जिससे हम ये बता पाएँ कि धौलावीर इतना सुव्यवस्थित, सुनियोजित कैसे है। तो इसका जो सबसे विशेष
पॉइंट है वो ये है कि ये 100 हेक्टेयर की दूरी में बसा नगर मिला है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो में अगर हमने देखा है तो वहाँ पर नगर में केवल 2 पार्टीशन होते थे, एक पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। एक टीले पर राजा वर्ग निवास करता था, दूसरे टीले में प्रजा वर्ग निवास करता था। लेकिन धौलावीर वो स्थान है जहाँ पर हमें 3 प्रकार की संरचनाएं मिली हैं। इकलौता ही ऐसा है जहां पर 3 तरह के लोग रहते थे। तो पहला था दुर्ग, दुर्ग के बाद यहां पर था मध्यम नगर, और इसके बाद था निचला नगर। इसी विशेष चीज ने ये बताया है कि हम मोहनजोदड़ो से भी काफी आगे थे और उनसे विकसित व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ के लोग रहते थे। दुर्ग में उस समय का शासक वर्ग रहता था। उस समय जो भी उनके राजा या सबसे बड़े अधिकारी रहते थे वो दुर्ग में रहते थे। मध्यम नगर में राजा के पदाधिकारी या सामंत या मतलब मिडिल वर्ग के लोग रहते थे। निचले वर्ग में जन सामान्य के लोग रहते थे। हमने आपको बताया, इसको आप विशेष ध्यान दीजिए कि सिंधु सभ्यता के बाकी नगरों में केवल दुर्ग और नगर पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्ग और नगर के अलावा मध्यम वर्ग का भी एक नगर पाया गया है जहाँ पर पदाधिकारी अभिजात वर्ग के लोग रहते थे। शेष निचले नगर में सामान्य जन के लोग निवास करते थे। मध्य का जो दुर्ग है उसमें उत्तर द्वार के पीछे हमें यहाँ पर 12.8 मीटर का एक लंबा तालाब मिला है। दुर्ग के उत्तर में 12.8 मीटर का तालाब मिला है। तालाब मिलना कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि आप इससे पहले तो स्नानागार, विशाल स्नानागार आप देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर जो तालाब मिला है उसने आज के हमारे वैज्ञानिक जो बातें आती हैं ये दिखाया है कि हम 4000 साल पहले भी आज से भी आगे थे। इस तालाब में हमें उस नगर से कई छोटी छोटी नालियाँ गिरती हुई दिखाई गई हैं और इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए इस तालाब में मार्ग बनाए जाते थे जिनमें नालियों से पानी गिरता था। इस तालाब में चारों तरफ से कई नालियों को नगर से गिराया गया था। इसने हमारे पुरातत्व शास्त्रियों को ये बताया कि नगर के पानी को, जो चाहे वर्षा का जो पानी रहता है, उसका एकत्रीकरण इस तालाब में किया जाता था। आज हमारे दुनिया में, आज की दुनिया में जो चल रहा है रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, आप ये सोचिए कि धौलावीर नामक स्थान पर आज से लगभग 4,500 से 5,000 साल पहले रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम चलता था। वर्षा के जल का संरक्षण का कार्य, आप सोचिए कि उस समय का मनुष्य कितना विकसित था, उसकी सोच कितनी विकसित थी कि उसने इस प्लान को, जो कि आज अभी हम नहीं अपना पा रहे हैं, बहुत रेयर जगह पर हम वर्षा जल का संरक्षण करते हैं, लेकिन धौलावीर में आज से 5,000 साल पहले उस नगर में ये व्यवस्था पाई गई है। यहाँ पर हमें घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ पर कुछ पालिशदार पत्थर मिले हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उस काल का जो निवासी था वो पत्थरों पर पालिश करने की विधि को जानता था। पत्थर को पालिश किया जाता है, इस चीज को जानता था। यहाँ तो इसलिए
हम इसका भी विशेष रूप से आपसे जिक्र करेंगे कि पालिशदार यहाँ पर पत्थर पाए गए हैं, जिसने ये सिद्ध किया है कि लोग उस समय पत्थर को पालिश करना भी जानते थे। यहाँ पर सिंधु सभ्यता की लिपि के हमें 10 अक्षर मिले हैं जो काफी बड़े हैं। अगर इन चीजों को देखें, उनकी नगरीय संरचना को हम देखें, तो इससे ये प्रतीत होता है कि धौलावीर जो नगर था वो सिंधु सभ्यता का सबसे संपन्न नगर था। लेकिन अभी एक ऐसी चीज मिली है जो आपको उन नगरों से और भी भिन्न करेगी, वो है यहाँ पर स्टेडियम पाया गया है। धौलावीर में स्टेडियम पाया गया है। सिंधु सभ्यता के किसी भी नगर में स्टेडियम या वर्षा जल संरक्षण के स्रोत आपको नहीं मिले हैं। 100 हेक्टेयर का नगर है, लेकिन धौलावीर में स्टेडियम मिला है। इस हिसाब से इसके बारे में यह आकलन किया गया है कि जो आज हमारे देश में नगर निगम चलता है, उस समय धौलावीर प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता का एक नगर निगम टाइप का नगर रहा होगा। आप इसको नगर नियोजन के हिसाब से देख सकते हैं कि अर्थात ये उस समय का नगर निगम रहा होगा। अर्थात धौलावीर जो नगर था उस समय का वो नगर या शहर मान सकते हैं। तो धौलावीर की में इतने साक्ष्यों के आधार पर हम ये मानते हैं कि ये मोहनजोदड़ो से भी काफी विकसित नगर था। इसमें दुर्ग की संरचना में हमें जो 3 अवशेष मिले हैं कि दुर्ग और मध्यम नगर, निचला नगर, ये सिंधु सभ्यता के किसी भी अन्य नगरों में नहीं पाया गया है। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के कुछ और ऐसे स्थान पाए गए हैं जहाँ पर हमें बहुत छोटे छोटे साक्ष्य मिले हैं। उन साक्ष्यों में ऐसा कुछ विशेष नहीं है जिन्हें हम ये बताएं कि वो मतलब किसी प्रश्न पत्र में आ सकते हैं, लेकिन उन स्थानों का जिक्र मैं आपसे जरूर करूंगा। हो सकता है कि आपको उसमें ऐसा कुछ लगे कि वो भी विशेष रहे हों, उनको भी मैं आपसे बता रहा हूं। उसमें है देसलपुर। देसलपुर जो स्थान है वो मोहनजोदड़ो और लोथल के बीच में है। ये मोहनजोदड़ो और लोथल के बीच का स्थान है। इसकी खोज 1964 में केवी सौंध राजन ने किया था। यहाँ पर हमें देसलपुर में स्थान स्थान पर बुर्ज मिले हैं, जिस पर के बाट पाए गए हैं, छोटी गाड़ियों के पहिए मिले हैं और तांबे की छुरी मिली है। इसके अलावा जो अगला स्थान है वो है कुलासी। कुलासी जो है वो गुजरात के राजकोट में स्थित है। इसकी खुदाई M.K. धवलकर ने कराई थी। उनका साथ यहाँ पर A.M. रावल और Y.M. शीतलवाल ने दिया था। यहाँ पर एक हमें लंबी सुराही मिली है और 2 हत्थे का एक कटोरा मिला है। कुलासी में हमें लंबी सुराही और 2 हत्थे का कटोरा मिला है। इसके अलावा जो अगला स्थान है वो है रोजरी का। ये गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है।
यहाँ पर हाथी के अवशेष मिले हैं। बाजरे की फसल के यहाँ पर 6 किस्में मिली हैं। रोजरी केवल 2 चीज़ों के लिए सिंधु सभ्यता के अवशेषों में जाना गया है, हाथी का अवशेष और बाजरे की 6 किस्में। इसके अतिरिक्त एक स्थान है दैमाबाद। दैमाबाद ये महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। ये प्रवरा नदी के तट पर है। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर है। यहाँ पर एक गड्ढे में हमें एक युवा पुरुष का शव मिला है, जिसमें कि उसका सिर और पैर उत्तर और दक्षिण की तरफ हैं। यहाँ पर उस जो समाधान को दिखाया गया है, मिला है, उसमें जो गड्ढा बनाया गया है वो उसकी चिनाई ईंट से हुई है। इसके बाद सौ रख करके उसमें ईंट और मिट्टी से उसे भरा गया है। अगला स्थान है हुलास। हुलास आपका उत्तर प्रदेश का ही नगर है, मेरठ जिले में है। ये मेरठ जिले का स्थान है उत्तर प्रदेश का। हुलास आपके सिंधु सभ्यता में उत्तर प्रदेश से पाया गया, हम ये मानते हैं कि लगभग पहला स्थान है। सारी हम इसको बोल गए हैं मेरठ। ये सहारनपुर का स्थान है। ये सहारनपुर का स्थान है। यहाँ पर हमें जो अवशेष सिंधु सभ्यता के मिले हैं वो है, कुछ खिलौने मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, सिंधु लिपि का एक ठप्पा यहाँ पर मिला है, और यहाँ पर भी धान की खेती के हमें प्रमाण मिले हैं। तो ये विशेष चीज हमको हुलास में मिली है। इन सभ्यताओं के अलावा एक है आलमगीरपुर। यही मैं इसी जगह कंफ्यूज था, मैंने आपको मेरठ बोल दिया था। आलमगीरपुर जो है ये मेरठ का है, उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर हमें रोटी बेलने की चौकी मिली है, कुछ कटोरे के टुकड़े मिले हैं, त्रिभुज की आकृतियां मिली हैं और गिलहरी की चित्रकारी मिली है। ये ऐसे नगर हैं जो मैंने आपको बताया, जो कि सिंधु सभ्यता के छोटे छोटे साक्ष्यों के लिए जाने गए हैं। लेकिन 2-3 ऐसे भी नगर पाए गए हैं जो कि हड़प्पा संस्कृत के साक्ष्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन ऐतिहासिक पुस्तकों में अभी वो स्थान नहीं प्राप्त कर पाए हैं, क्योंकि उनकी खोज अभी काफ़ी जल्दी हुई है। मैं उन नगरों से भी आपको परिचित कराना चाहूँगा। उसमें है एक स्थान मांडी। मांडी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर हिंडन नदी के तट पर है। यहाँ पर एक खेत में हमें 3500 ईसा पूर्व की संपत्तियों का एक बड़ा खजाना मिला है, जिसमें सोने के सिक्के और गहने मिले हैं। आज के समय में इनकी कीमत करोड़ों की पाई गई है। इसी तरह अगला स्थान है बोहरसाम। बोहरसाम हरियाणा में है। हरियाणा के ताराबड़ी से 15 किलोमीटर दूर एक स्थान है नीलो खेड़ी। यहाँ पर 4500 या 4500 ईसा पूर्व, सोचिए 4500 ईसा पूर्व, अर्थात आज से 4500 साल पहले के कुछ दुर्लभ अवशेष मिले हैं। अगला स्थान है खंभात खाड़ी। यह गुजरात का स्थान है। खंभात खाड़ी से हमें एक
45 गुणे 25 मीटर का बड़ा स्नानागार मिला है। खंभात की खाड़ी गुजरात में है। ये ऐसे 3 नगर हैं, मांडी, बोहरसाम और खंभात खाड़ी, जो कि अभी हमारे ऐतिहासिक पुस्तकों में वो स्थान नहीं प्राप्त कर पाए हैं और ये अभी जल्दी खोजे हुए नगर हैं। हम सिंधु सभ्यता के एक विस्तृत फैलाव को देखते हुए ये मान सकते हैं कि भविष्य में भी कई स्थानों से हमें सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलते रहेंगे। आपको पहले और दूसरे वीडियो में मैंने सिंधु सभ्यता के स्थान बताए हैं और वहां से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। अगला जो सिंधु सभ्यता का हमारा वीडियो आएगा उसमें हम आपको सिंधु सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और उनके अंत्येष्टि का या उनके कैसे अन्य कार्य होते थे उसके बारे में बताएंगे। उसके साथ ही हम आपको सिंधु सभ्यता जैसी एक इतनी विशाल सभ्यता जो लगभग 12 लाख से 13 लाख किलोमीटर के दूर में फैली थी, भारत ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों तक फैली हुई थी, उस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ उसके बारे में आपको बताएंगे। इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि हर 5 वीडियो के बाद मैं आप लोगों से हर वीडियो से 3-3 प्रश्न लेकर के आपके सामने रखूंगा। उसमें जो सर्वाधिक प्रश्न जिसके सही होंगे उसमें से किसी एक विजेता का चुनाव होगा, जो कि अगर कई लोगों ने सभी उत्तर दे दिए हैं या सर्वाधिक उत्तर दे दिए हैं, एक सर्वाधिक उत्तर पर कई लोग हैं, तो उसमें जिसका सबसे पहले उत्तर हमको प्राप्त होगा उसको हम इतिहास विषय में रुचि रखने के कारण 1000 रुपये का पुरस्कार देंगे। पुरस्कार नहीं है बल्कि आप ये समझिए कि एक मोटिवेशन है, क्योंकि आज हमारे समाज में गणित और कुछ अन्य विषय के दौड़ में ये विषय छूटते चले जा रहे हैं। तो मैं इस विषय की तरफ भी आप लोगों का इंटरेस्ट जगाने के लिए अपनी तरफ से एक प्रयास कर रहा हूँ।